नमस्कार दोस्तों, मैं सरगम गुप्ता एक बार फिर से CGPSC ई ज्ञान के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। पिछले वीडियोस में मैंने मध्यकालीन भारत नहीं बताया था, उसमें मैंने प्राचीन भारत बताया था और आधुनिक भारत के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन मध्यकालीन भारत का जो पोर्शन है वो मैंने कवर नहीं किया हुआ था, तो आपके बीच में मौजूद हूं मध्यकालीन भारत लेकर एक बार फिर से। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत मुख्य हम लोगों को बताता है कि भारत में वैदिक सभ्यता के बाद यानी कि प्राचीन सभ्यता के बाद बहुत सारे हिंदुओं ने शासन किया, लेकिन भारत में मध्यकालीन भारत का जो समय है इतिहास में, वह मुसलमानों ने किस प्रकार भारत में शासन किया उसके बारे में बताता है। तो हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि मुसलमान आए कैसे, ठीक है, और कौन कौन से प्रमुख शासक थे। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको जितना बता रहा हूँ आपको बस उसको कवर करना है, उसको बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है और ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है इस मध्यकालीन भारत में, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को उसमें मैंने सारे जो है इंफॉर्मेशन जो उसमें रख दिए हैं। आपको बस मेरा वीडियो देखना है, 2-3 बार आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन भारत, ठीक है, उसमें जो सबसे पहले जो है अंग्रेज बोल रहा हूं मैं, मुसलमान, ठीक है, मुसलमान जो है वह कैसे आए थे। तो मुसलमान जो है अरब से आए थे दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखेंगे अरब जो है, जो आधुनिक जो है जैसे संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, ईरान, ठीक है, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा जो है, ये ऊपर का जो साइड है तो तुर्क है ना, तुर्किस्तान, ये जो जितने भी हिस्से हैं वह कहलाते हैं अरब, ठीक है। तो अरब से लेके हम लोग मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद हम लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में देखेंगे, मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे, फिर गुलाम वंश देखेंगे, गुलाम वंश के प्रमुख मुसलमान शासकों के बारे में, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, है ना, तो ईसाइयत वंश इसमें है, ठीक है। तो इन एक कहानी की टाइप से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि भारत पर अरबों ने कैसे आक्रमण किया था, कौन उसका प्रमुख शासक था। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें, लेकिन उतने भी इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं इसमें यार। तो अरब जो थे, ठीक है, अरबों का आक्रमण है। तो भारत में अरबों का आक्रमण जो है क्यों हुआ और कौन सा वो शासक था जिसने उनका नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, एक मुसलमान शासक जो अरब से आया हुआ था वह था मोहम्मद बिन कासिम। ये ऐसा पहला मुसलमान था जिसके नेतृत्व पे अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पे एक सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर अरबों ने भारत को ही क्यों चुना। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि वैदिक सभ्यता में बहुत सारे मंदिर थे यहाँ पे और इतना धन था भारत में, उस समय बहुत ज्यादा धन हुआ करता था, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता से चली आ रही रीति रिवाजों से बहुत सारे मंदिर थे यहाँ पे, है ना, और इन मंदिरों में बहुत सारा जो है चढ़ावा दिया जाता था। तो मतलब मंदिरों में बहुत ज्यादा धन थे और जो प्रमुख हिंदू राजा थे उनके भी वैभव, है ना, उनके पास भी बहुत ज्यादा सोना, धन, इस टाइप से जो बहुत सारे जो है विलास भोग के साधन हुआ क्या करते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था और जो अरब जो थे वो मुख्य रूप से मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। उनका उद्देश्य भारत पे आक्रमण कर भारत को कब्जे में करने का कुछ नहीं था। उनका उद्देश्य सिर्फ था मध्य एशिया में एक शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना और दूसरा मुस्लिम धर्म को ऊंचाइयों पर लेके जाना। यानी कि यहाँ पे हम लोग दो उद्देश्य यहाँ पे बोल सकते हैं। पहले तो मध्य एशिया में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, ठीक है, और दूसरा हम लोग जो है वो बोल सकते हैं यहाँ पे कि मुस्लिम धर्म का विकास करना। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से दो उद्देश्य हम लोग बोल सकते हैं कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे भारत पर आक्रमण करते थे वो, और जितना भी यहाँ पे धन दौलत है उसको लूट के वो ले जाते थे सीधा अरब, ठीक है, और मध्य एशिया में इस धन का प्रयोग वो लोग किया करते थे। जिस प्रकार बाद के काल में जो अंग्रेज थे,
है ना, अंग्रेज जैसे भारत को उपनिवेश बना के रखे हुए थे और उपनिवेश धन लूटते थे और इंग्लैंड का विस्तार किया करते थे ना, तो उसी प्रकार से मुसलमान भी थे जो कि भारत को लूटते थे और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इसको उपयोग किया करते थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहला मुसलमान जो है अटैक भारत में हुआ था। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय उसका नाम जो है भारत नहीं, ठीक है, तो उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो एरिया था ये भारत में आता था। ठीक है, तो उसने जो है भारत पर जब आक्रमण किया था तो यहाँ सिंध प्रांत में यहाँ का जो शासक था वो था दाहिर। ये जो है ये समय जो था मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था वो है 712 ईस्वी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, आप अच्छे से उसको याद रखिए। ठीक है, एक मैपिंग के थ्रू मैं आपको यह चीज को दिखा रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा रहा हूँ। अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करने के समय उस पर सिंध का जो शासक था दाहिर था। ठीक है, और उनका जो उद्देश्य था यहाँ पे उद्देश्य था वो मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था और मुख्य रूप से था मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना और मुस्लिम धर्म का विकास। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बारे में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य 712 ईस्वी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम करता क्या था कि वह धन लूटता था और अपने जितना भी जरूरत पड़ता था उसको लेके चला जाता था आराम। ठीक है, और बाकी जो धन बचते थे वो अपने गुलामों में बांट दिया करता था। तो उस समय एक सैनिक व्यवस्था टाइप से थी, जैसे सैनिक शासन लागू होता है भारत में, उसी प्रकार से यहाँ भी एक सैनिक जो भारत पे सेवाएं देते थे वो लोग। ठीक है, तो उनको वो दे दिया करता था, जैसे कुछ लूट के जो धन हुआ करते थे, कुछ हिस्सा जो है साम्राज्य का, कुछ हिस्सा जो भारत से उसने जीता था वो कुछ हिस्से जो है अपने गुलामों में बांट दिया करता था। तो वैसा एक गुलाम जो था, वैसे बहुत सारे गुलाम थे, तो उनमें बहुत सारे तुर्की जो है कबीले थे जो उसके गुलाम में आते थे। तो ऐसा तुर्की जो है एक कबीला था वो है गजनी। तो आपको इसके बाद याद रखना है गजनी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला डायग्राम जो मिटा देता हूं आपको, उसके बाद मैं गजनी साम्राज्य की तरफ चलता हूं। गजनी यानी कि मोहम्मद गजनवी के साम्राज्य का। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। दोस्तों उसके बाद हम लोग इस पे चलते हैं सीधा। महमूद गजनवी की बात। तो गजनी साम्राज्य यहाँ पे आता है, गजनी साम्राज्य, या तो गजनी बोलो या गजनवी भी बोलते हैं इसको, गजनवी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको गजनी या गजनवी। तो गजनी साम्राज्य में सबसे जो प्रमुख नाम आता है वो महमूद गजनवी का। ठीक है, सॉरी मोहम्मद नहीं, महमूद गजनवी। ठीक है, तो महमूद गजनवी जो है वह गजनी साम्राज्य के संस्थापक नहीं था वो। ठीक है, उसके पहले जो है अरबों के शासनकाल में एक कबीला हुआ करता था दोस्तों, एक कबीला। ये कबीला जो था वो एक मुस्लिम कबीला था, तुर्की कबीला था। ठीक है, ये लोग क्या तुर्की थे और इसका एक सरदार हुआ करता था। तुर्कों में भी ये कबीलों के सरदार हुआ करते थे। तो उसमें एक सरदार था जिसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन जो था उसका एक दामाद था जिसका नाम था सुबुत्तगीन। सुबुत्तगीन जो था, सुबुत्तगीन का जो पुत्र था वो था महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी इसका पुत्र था सुबुत्त। तो दोस्तों महमूद गजनवी के शासनकाल के पहले सुबुत्तगीन था और उसके पहले जो है अलप्तगीन जो मुख्य तुर्की सरदार था जो कि कबीला था। ठीक है, तो उसने सबसे पहले जो है वह भारत पे जो है शासन करना स्टार्ट किया था अलप्तगीन। ये लोग भी कोई प्रॉपर शासन नहीं करते थे भारत में, गजनवी साम्राज्य के लोग, वो लोग भी धन लूट के ले जाते थे और अरब साइड में जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया करते थे। ठीक है, तो कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं थे लोग, कोई स्थायी शासन स्थापित लोगों ने नहीं किया था। तो अलप्तगीन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलता है।
यहाँ उसके दावा सुबुत्तगीन के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन जो है हम लोग को मिल जाता है। सुबुत्तगीन के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है एक बुक से, ठीक है। बुक जो है तारीखे सुबुत्तगीन, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए सुबुत्तगीन के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमको एक किताब से मिल जाती है। ये है, इसका नाम है तारीखे सुबुत्तगीन और इसका जो लेखक है दोस्तों वो है वैहाकी जो है इसका लेखक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम है, या पूछ सकता है कि सुबुत्तगीन या तारीखे सुबुत्तगीन के रचनाकार कौन है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो आप अलबतगीन डाल दीजिए, ठीक है। तो ये कहने के लिए सबको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो वैहाकी के तारीखे सुबुत्तगीन से हम लोग को सुबुत्तगीन के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। महमूद गजनवी सुबुत्तगीन का पुत्र था और सबसे परम प्रतापी राजा था महमूद गजनवी। तो दोस्तों जब सुबुत्तगीन का शासनकाल था तो तारीखे सुबुत्तगीन में लिखा हुआ है कि जब सुबुत्तगीन का शासनकाल था तो महमूद गजनवी उस समय शासन करता था खुरासान पे, मतलब अपने पिताजी के काल में वो महमूद गजनवी जो है वो एक गवर्नर था, ज्यादा राजा नहीं थे, गवर्नर था। खुरासान जो है वो अरब साइड में है, तो खुरासान में वह जो शासन किया करता था। तो 27 साल की उम्र में जब वह 27 साल का हुआ तो 997 ईस्वी में जब महमूद गजनवी 27 साल का हुआ तो 997 ईस्वी में वह जो है गजनी साम्राज्य के तख्ते पर बैठा, ठीक है। मतलब गजनी साम्राज्य का मेन शासक उस समय बना। तो इसको मैं क्या देता हूं, इसको आप दिमाग में छाप लीजिए। यहाँ पे हम लोग गजनी के बारे में पढ़ना, महमूद गजनवी के बारे में। यहाँ पे महमूद जो गजनवी है, याद रखें 997 ईस्वी में वह शासन में आता है। मैं किसी भी चीज को बार-बार इसलिए दोहराता हूं दोस्तों ताकि वो आपके दिमाग में जो है अच्छे से छप जाए, ठीक है। तो इसीलिए बार-बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं, ठीक है। 997 ईस्वी 27 वर्ष की उम्र में गजनवी जो है वो शासन करता है। याद रखें महमूद गजनवी, ठीक है। तो अब ये जो है गजनी वंश इसको या तो बोलते हैं, या तो मैं गजनी वंश बोल दूं, इसको गजनवी वंश बोल दूं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको बोलते हैं यामिन वंश, यामिनी वंश भी बोलते हैं दोस्तों। तो यामिनी शब्द लगता है हिंदुओं जैसा है ना इसका, लेकिन असल में देखिए जैसे क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी जो है वो कौन से कुल का था, तो यामिनी कुल का जो है वो था। क्योंकि जब महमूद गजनवी जो है वह 997 में शासन करने के लिए राजा बनता है, शासक बनता है, तो उस समय बगदाद के खलीफा ने उसको सुल्तान नियुक्त किया था। तो उस समय उसको मतलब ये नहीं बोलते थे कि आप राजा हो, सुल्तान बोलते थे। तो सुल्तान महमूद गजनवी जो है वह 997 में राजगद्दी पर बैठता है और उस समय उसको 2 नामों से जाना जाता है, 2 उपाधियों से जाना जाता है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पहला जो उपाधि जो है वो है यामिन उद दौला और दूसरा जो है वो है यामिन उल मिला। दोस्तों दोनों का विशेष मतलब होता है। जैसे ये चूंकि ये यामिन कुल का था तो आप याद रखिए यामिन से यामिनी कुल का था, ठीक है। तो यामिन उल दौला यानी कि दाहिना हाथ, राइट हैंड, जैसे मैं लिख सकता हूँ उसको राइट हैंड, है ना, मतलब अपने साम्राज्य का दाहिना हाथ। लेकिन साम्राज्य जो है मुख्य रूप से जो है वह बगदाद के खलीफा के नेतृत्व में चला जाता था। बगदाद के जो खलीफा रहता था उस समय में यामिन उल दौला का जो मेन मतलब है वो है राइट हैंड। इसका मतलब है कि साम्राज्य का जो है वो दाहिना हाथ, ठीक है। और यामिन उद मिल्ला इसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षण करने वाला, यानी कि मुसलमानों की रक्षा करने वाला। तो यहाँ पे इसको हम लोग शॉर्टकट में याद रखें, संरक्षक, संरक्षण करने वाला, मुसलमानों का संरक्षण करने वाला, या फिर यामिन उद दौला यानी कि राइट हैंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे।
हर पहलुओं के ऊपर मैं इसको चर्चा कर रहा हूं। तो महमूद गजनवी जो है मुख्य रूप से वह भारत पर आक्रमण करता था, यहाँ के धन को लूट के ले जाया करता था, बार बार आक्रमण करता रहता था और लूट के ले जाके वो अरब का विस्तार किया करता था। तो मुख्य रूप से उसके 17 आक्रमण जो है, 17 बार उसने आक्रमण किए थे। ऐसा अल-बरूनी की किताबुल हिंद में लिखा गया है। अल-बरूनी के बारे में आपको बताऊंगा कौन है, और उसके सबसे प्रमुख किताब जो है वह किताबुल हिंद के भी बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपको याद रखना है कि 17 बार में उसने आक्रमण किए थे। यामिन कुल का था महमूद गजनवी, सुल्तान बना था 997 ईस्वी में, और यामिन उद्दौला यामिन उल मिल्लाह संरक्षक बैठेंगे। उसके बाद महमूद गजनवी के 17 बार आक्रमण सुने किए। तो 17 बार आक्रमण को आपको जानने की जरूरत नहीं है, उसमें सबसे प्रमुख आक्रमणों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आक्रमण जो था उसने 1001 ईस्वी में किया था, सबसे पहला आक्रमण। और आक्रमण था उसने किया था हिंदू शाही के विरुद्ध उसने सबसे पहले आक्रमण किया था। इसको या तो हिंदू शाही बोलते हैं दोस्तों, या फिर इसको हम लोग जो है उद्भांडपुर भी बोलते हैं, उद्भांडपुर, या इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, वह ब्राह्मण शाही। तीन नाम है उसके। देख रहे ईस्वी में उसने ये हिंदू शाही पर आक्रमण किया। उनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी वेहिंद यानी उद्भांडपुर, इसको उद्भांडपुर भी बोलते हैं। वेहिंद हिंदू शाही उद्भांडपुर शासक। तो वेहिंद जो है उसमें 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। और उस समय यहाँ का जो शासक था वो था जयपाल। दोस्तों जयपाल एक ऐसा शासक था जिसके ऊपर जो है बार बार आक्रमण किया जाता था, ठीक है। और जयपाल जो है वह वेहिंद की रक्षा करने में सफल नहीं हुआ। बार बार महमूद गजनवी जब भी चाहता था वो आता था और धन को लूट के ले जाता था। और जयपाल की शक्ति इतने मतलब अपने साम्राज्य होने के बावजूद भी वह महमूद गजनवी के विशाल सेना और मतलब सुसंगठित सेना का जो सामना नहीं कर पाता था। तो उसके लिए जयपाल ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जयपाल ने इस बार बार होने वाले आक्रमणों के फलस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद दूसरा जो है सबसे प्रमुख जो आक्रमण है वो है 1008 में। 1008 ईस्वी में दोस्तों उसने महमूद गजनवी ने उसने आनंदपाल के खिलाफ जो है उसने लड़ाई की थी। आनंदपाल दोस्तों इसी युद्ध को बोला जाता है वेहिंद का युद्ध, क्योंकि ये युद्ध है, ये देखिए ये वाला जो है वेहिंद जो है, वेहिंद जगह होने के कारण इसको जो है वेहिंद का युद्ध बोलते हैं। तो वेहिंद का युद्ध जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेहिंद का युद्ध। वेहिंद का युद्ध किसके किसके मध्य में लड़ा गया था? तो वेहिंद का युद्ध जो हुआ था वह 1008 में वेहिंद आनंदपाल जो कि वेहिंद का शासक था और महमूद गजनवी के बीच में जो है हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि 1008 ईस्वी में वेहिंद की लड़ाई हुई, ठीक है। और वेहिंद की ये जो लड़ाई हुई वह आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच में हुई थी। तो 17 बार जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे, तो उन आक्रमणों में जो है ये दूसरे नंबर का आक्रमण था। इस आक्रमण को एग्जाम में पूछा जा सकता दोस्तों कि वेहिंद की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी। तो वेहिंद की ये जो लड़ाई हुई थी उसमें महमूद गजनवी ने भारत के जो प्रमुख मंदिर है, ठीक है, उन मंदिरों को तोड़ा था, ठीक है, और मंदिरों को तोड़ा करता था, ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम साम्राज्य की भी एक तरीके से स्थापना करना चाहता था भारत में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, वो मूर्तियों को तोड़ने वाला कहलाया, इसलिए उसको मूर्ति भंजक भी बोला जाता है दोस्तों। यह दूसरा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे उसके बारे में कि मूर्ति भंजक किसको बोलते हैं। तो महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है
क्योंकि 1008 ईस्वी में उसने हिंद की लड़ाई में मंदिरों को तोड़ा था। तो उसके बाद अगला इंफॉर्मेशन आता है सीधा, और भी बहुत सारे आक्रमण हुए थे, लेकिन एक और आक्रमण जो सबसे प्रमुख आक्रमण है वो है 1025 ईस्वी का आक्रमण। 1025 ईस्वी में सबसे प्रमुख आक्रमण हुआ गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे। दोस्तों ये जो सोमनाथ का मंदिर है, पूरा लिख देता हूं, सोमनाथ मंदिर पे उसने आक्रमण किया था। यह गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है, ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। और इस आक्रमण से उसको अब तक का सबसे ज्यादा धन प्राप्त हुआ, वो था 20 लाख दिनार। उस समय दोस्तों जो धन की मापन की जो इकाई थी वो दिनार थी, वो दिनार अभी भी वहां पे चलता है, दिनार अरब साइड में, तो उस समय भी दिनार चलता था। तो 20 लाख उसने दिनार, उस जमाने दिनार असरफियां चलती थी, तो 20 लाख दिनार उसने सिर्फ और सिर्फ सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद ही प्राप्त कर लिए थे, जो कि बहुत बड़ी रकम थी दोस्तों, 20 लाख दिनार। ठीक है, तो 1025 ईस्वी के बाद, जब 1025 में एक और बात, जब और सोमनाथ मंदिर को आक्रमण करके जा रहा था, तो उसमें गुजरात में जैसे अभी जाट लोगों का आंदोलन आप लोगों को सुना होगा, है ना, तो उससे आपको याद रखना है कि गुजरात में जाट रहते हैं। तो जो जाट जो थे, गुजरात के जो जाट लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया और सोमनाथ मंदिर से लूटे हुए जो धन है उसमें कुछ धन जो है वह महमूद गजनवी से लूट लिया। ठीक है, तो उसका बदला 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने लिया, और उसका सबसे लास्ट जो लड़ाई हुआ वो है जाटों के साथ हुआ, जाट वर्सेस गजनी। ठीक है दोस्तों, तो गजनी, महमूद गजनवी का सबसे लास्ट आक्रमण जो था वह जाटों के विरुद्ध था, गुजरात के जाटों के विरुद्ध था। 1027 ईस्वी में सबसे लास्ट आक्रमण था, 17 आक्रमणों में से 17वां नंबर का आक्रमण था वो। और उसके बाद 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये जो है 997 से लेके पूरा 1030 ईस्वी तक का जो समय था वह था महमूद गजनवी का। और महमूद गजनवी, जिसको मुख्य रूप से मूर्ति भंजक कहा जाता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने इस डायग्राम में यहाँ पर बता दी है। ठीक है दोस्तों, तो महमूद गजनवी के बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास कहां से आ गया, या फिर बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं उनके पास ये सारे इंफॉर्मेशन आखिर आ कहां से गए। तो महमूद गजनवी जब भारत में आक्रमण किया करता था तो बहुत सारे इतिहासकार को वो लेके आता था अपनी जीवनी लिखने के लिए। तो उसमें से कुछ प्रमुख इतिहासकारों के नाम मैं आपको बताता हूं और उनके प्रमुख कृतियों के बारे में भी बताता हूं। तो उसमें सबसे जो प्रमुख कृति थी जो है वो थी अल-बरूनी की किताबुल हिंद। ठीक है, तो ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन जो है बहुत डिटेल से मिलता है हम लोगों को, वो है अल-बरूनी की किताबुल हिंद से। अल-बरूनी जिसका मुख्य जो नाम था वो है अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद बोलिए या फिर अल-बरूनी बोलिए। ठीक है, इसकी जो किताब थी उसके बारे में मैं यहां पर लिख देता हूं। किताब उल हिंद। उस समय हिंद बोलते थे उसको, भारत को हिंद बोला जाता था, हिंद राज्य बोला जाता था, हिंदुशाही। ठीक है, तो किताबुल हिंद जो है वो इसकी फेवरेट कृति है, यह मुख्य कृति है जो कि हम लोगों को महमूद गजनवी के बारे में विस्तार से बताती है। तो इसको हम लोग उस सदी का भारत का दर्शन भी बोलते हैं दोस्तों। इसी बुक को बोलते हैं भारत का दर्शन। कौन सी सदी का अगर पूछा जाए तो वह 11वीं सदी का, क्योंकि 11वां सदी चल रहा है, देखिए 11वीं सदी चल रहा है। तो 11वीं सदी का भारत का दर्शन कौन से बुक को कहा जाता है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर है किताबुल हिंद को। ठीक है दोस्तों, तो अल-बरूनी के बाद एक और जो है वो है उल्बी, जिसकी कृति है किताबुल यामीन।
ठीक है दोस्तों, किताबुल यामीन या फिर तारीख यामीन भी बोलते हैं इसको, तारीख यामीन। साथ ही साथ वैहाकी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका है आप लोगों को कि सुबुत्तगीन जो महमूद गजनवी के पिता थे, है ना, उसके फादर थे, तो महमूद गजनवी जो थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है, उनके पिता के बारे में जो सुबुत्तगीन के बारे में इंफॉर्मेशन जो वैहाकी की बुक जो है तारीख सुबुत्तगीन से मिलती है। तो कुल मिला के 3 प्रमुख जो है इतिहासकार उस जमाने में है, एक अल-बरूनी, एक है उल्बी और एक है वैहाकी। वैहाकी की तारीख सुबुत्तगीन, उल्बी की तारीख यामीन और अल-बरूनी की सबसे प्रमुख किताब जो जिसको 11वीं सदी का भारत का दर्शन कहते हैं उसको है किताबुल हिंद। तो ये प्रमुख इंफॉर्मेशन जो है, इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछे जाते हैं महमूद गजनवी से रिलेटेड। अब महमूद गजनवी जो है वो भारत से धन लूट के लिए आया करता था और उसने भारत में अनेक प्रांत जीते, अनेक कबीले जीते भारत में। तो उसमें एक प्रमुख प्रांत जो था भारत में वो था गौर साम्राज्य, गौर राज्य, गौर। दोस्तों गौर एक छोटा सा राज्य था और वहां पे 1173 पे, यानी 1173 ईस्वी में एक शासक जो कि महमूद गजनवी के अंदर में रहता था, महमूद गजनवी के साम्राज्य में निवास करता था, ठीक है, वह था मोहम्मद गौरी। इसका पूरा नाम था वह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। तो अब हम लोग देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो दोस्तों अब देखते हैं हम गौर साम्राज्य के बारे में, ठीक है। या तो इसको हम लोग गौर बोलेंगे या फिर इसको संसबनी वंश भी बोला जाता है। तो गौर या फिर संसबनी वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो महमूद गजनवी जो है के मृत्यु के पश्चात, यानी कि महमूद गजनवी की मृत्यु जो हुई थी उसके बाद 1030 के बाद, यानी महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई। 1030 के बाद जो है बहुत सारे कबीले जो है उसने अपने गुलामों को दे दिए। तो उन सभी गुलामों में एक प्रमुख साम्राज्य था, एक छोटा सा कबीला था, वो था गौर साम्राज्य। और गौर साम्राज्य में जो है वहां पर निवास करता था, जिसका संस्थापक था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी, जिसका और भी कई नाम है सर, उसको शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम पे वो 1173 ईस्वी में वो सियासत पर बैठा था। और उसका एक और नाम है मुइनुद्दीन मोहम्मद गौरी, या फिर उसको मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है। उसने कई आक्रमण किए भारत पर, बहुत सारे उसके युद्ध हुए। तो उसमें प्रमुख युद्ध जो है वह तराइन की लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, उसके बाद चंदावर की लड़ाई, ठीक है, उसके बाद भीम टू सोलंकी शासक के विरुद्ध लड़ाई। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी जो 1173 ईस्वी में गौर साम्राज्य में जो है निवास करता है, ठीक है दोस्तों। और या तो गौर साम्राज्य भी बोले या उसको संसबनी साम्राज्य भी बोला जाता है। उसका वंश का नाम जो है वो संसबनी था, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मोहम्मद क्या बोलते हैं, महमूद गजनवी का क्या था अगर बोला जाता है तो उसका अलग है, यह संसबनी है, ठीक है। वह जो था वो यामिनी कुल का था, यह संसबनी कुल का है, ठीक है। तो 1173 में गौर साम्राज्य में उसके तख्ते पर बैठा था और उसके जस्ट 2 साल बाद, यानी कि 1175 ईस्वी में उसने सबसे पहला आक्रमण किया था। सबसे पहला आक्रमण जो है उसने किया था मुल्तान में करमाथियों के विरुद्ध। मुल्तान के करमाथियों के विरुद्ध उसका सबसे पहला आक्रमण उसने किया था। इसके जो प्रमुख नाम उसके बारे में आया था, उसके जो प्रमुख नाम थे, वह राजगद्दी पर जब बैठा था उसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। या फिर उसको मुइनुद्दीन भी बोलते हैं दोस्तों। या फिर एक और नाम जो है इसका आता है वो है मोहम्मद बिन साम।
तो ये कुल मिला के 3 नामों से जो है मोहम्मद गौरी जो है जाना जाता है। मुख्य नाम जो है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जब 1173 में 1175 में पहला मुल्तान करवाते शासकों में तो पहला लड़ाई, और दूसरी लड़ाई जो है 1178 में ईस्वी में, ठीक है, उसकी हुई थी पाटन गुजरात में एक सोलंकियों के विरुद्ध। सोलंकी शासक उस समय जो था, उस समय जो सोलंकी शासक था उसका नाम था भीम द्वितीय, भीम टू। तो दोस्तों इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पूरी तरीके से पराजित हो गया था। यानी कि एक क्वेश्चन यहां पर उठता है कि वह कौन सा हिंदू शासक था, ठीक है, जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो उसका आंसर है भीम द्वितीय, जो कि मुख्य रूप से एक सोलंकी शासक था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो 1178 का समय था, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने पाटन के युद्ध में, यानी कि गुजरात में जो पड़ता है, वहां पे उसने पराजित किया था, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे आक्रमण, बहुत सारी और भी लड़ाइयां हुई थी। अपने गलतियों से ये बहुत कुछ सीखता था, ठीक है। तो उसका एक और जो लड़ाई है बहुत फेमस है, वह है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। दोस्तों जिस समय मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा है, उसी समय पृथ्वीराज चौहान जो है वह पंजाब के एरिया में जो है प्रमुख शासक थे वो। तो पृथ्वीराज चौहान जो है और मोहम्मद गौरी के बीच में हमेशा जो है एक क्षेत्र को लेकर हमेशा लड़ाई हुआ करती थी, और वो क्षेत्र था भटिंडा का क्षेत्र। तो आपको याद रखना है, ये जो भटिंडा का जो क्षेत्र है वह दोनों के बीच में विवादित था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच के 2 प्रमुख युद्ध जो है इस भटिंडा के कारण ही हुए थे। भटिंडा के लिए सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वह होता है तराइन का पहला युद्ध। दोस्तों तराइन का ये जो पहला युद्ध था उसके बारे में देखते हैं। तो तराइन का पहला युद्ध जो है वह 1191 में हुआ था, और इसमें जो है लड़ाई हुई थी वह गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है तराइन की पहला लड़ाई हुई थी। तराइन की ये जो पहला लड़ाई था, वो तराइन जो है एक छोटा सा गांव है, अभी भी आप जाएंगे तो तराइन जो है वो पंजाब के पास में है, ठीक है। तो पहली लड़ाई वहां पे हुई थी, और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है उसने विजय प्राप्त किया था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पूरी तरीके से पराजित किया यहाँ पे और भटिंडा को हथिया लिया था। उसका बदला मोहम्मद गौरी ने फिर से लिया, और दूसरा जो लड़ाई हुआ था वह था तराइन का दूसरा युद्ध। सेकेंड का युद्ध हुआ था, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, वह भी इन दोनों के बीच में हुआ था। यानी कि गौरी ने अब पृथ्वीराज को हराया था। इसमें गौरी जो है वह विजयी हुआ, और ये जो समय था दोस्तों, इसमें 3 जो युद्ध आपको याद रखना है। तराइन का पहला युद्ध 1191, उसके बाद ये जस्ट 1 साल के बाद जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। और एक और सबसे लास्ट जो लड़ाई हुई थी वह मोहम्मद गौरी। दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो लड़ाई होती थी, उसके बारे में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हमको जो है चंद्र बरदाई के बुक से मिल जाती है। चंद्र बरदाई जो था, जो कि पृथ्वीराज चौहान का जो एक राजकवि था, ठीक है। तो चंद्र बरदाई जो है वह उसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया है, और साथ ही ये बताया कि मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था तो उस समय जो उसने उसके दोनों आंख फोड़ दिए थे, ठीक है। तो बहुत ही बुरी स्थिति के साथ पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के बाद सबसे लास्ट जो लड़ाई होती है वह होती है चंदावर, एक जगह है वहां चंदावर का युद्ध हुआ था। यह समय था 1194 ईस्वी का। 1194 ईस्वी में यह लड़ाई जो है वह गौरी वर्सेस जयचंद, गौरी और हिंदू शासक जयचंद के बीच में लड़ाई हुई थी, और इसमें भी गौरी जो है वो विजयी हुआ था। तो सबसे प्रमुख जो लड़ाई जिसके बाद जो है वो भारत पर मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो गई, वह यह चंदावर का युद्ध ही है दोस्तों। चंदावर के युद्ध के बाद जयचंद को जब पराजित किया तो भारत में मुसलमानों
के साम्राज्य की नींव जो है इस चंदावर के युद्ध के बाद पड़ी थी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में जीतने के बाद भी जो है वह गौरी ने पूरे भारत पर लगभग उत्तर भारत पे जो है वो अधिकार कर लिया था, लेकिन चंदावर की लड़ाई जो है वो निर्णायक साबित हुई और वास्तविक रूप से भारत में मुसलमानों की सत्ता जो है इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो स्थापित हो गई। उसके बाद दोस्तों 1206 में मोहम्मद गौरी की जो है मृत्यु हुई, कहीं भी लिखा है कि हत्या हुई, ठीक है। और उसके बाद जो है भारत में सल्तनत काल का सबसे जो पहला जो है वंश, जो स्थायी शासन जो स्थापित हुआ वो था गुलाम वंश, और उसका जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का एक जो है सेना नायक था, ठीक है। वो उसके अंडर में काम करता था, उसका एक गुलाम था, ठीक है। तो उसी के आधार पर 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो 1206 में उसके एक गुलाम ने गुलाम वंश की स्थापना की और वो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम लोग देखते हैं गुलाम वंश के बारे में, नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं।